एक्सपर्ट को दिखवाने के बाद फिर देखेंगे। अब हम इस सदन को आगे बढ़ाते हैं कार्रवाई को। अ, हम चाहेंगे कि अपना लगभग जो व्यवहार की चर्चा हम कर रहे हैं करते हैं। अब आने वाला समय हमारा जो सीजन, चूंकि मूंग कट चुकी है और अब हम खरीफ की फसल की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें हमें क्या तैयारी करना है, इसके लिए आज हमारे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित, किसानों को मार्गदर्शन करें कि हमें अब खेत को कैसे बनाना है, क्या करना है, और कितनी तैयारी करके, और हमें आज जो अपना किसान को पहले से ही इंतजाम करके रखना है, चाहे चारे का माध्यम हो, बीज हो, और मिट्टी को भी हमें कैसे खेत को कैसे बना के रखना है, क्या क्या कदम उठाना पड़ेंगे। इसके लिए मैं भुवनेश्वर राय जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और सदन को, हमारे किसान भाइयों को अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। सबसे पहले तो मैं आज इस योगाहार में उपस्थित सभी महानुभावों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज का योग का क्लास बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने आनंद लिया। जैसा कि आपका कथन है कि आगामी फसल जो रबी की खरीफ की फसल जो आ रही है, खासतौर से जो धान की रोपाई होनी है, उसमें हम लोग किस तरह से अपने को आगे बढ़ाएं, इस पर कुछ चर्चा हो। मेरी आवाज साफ जा रहा है? जी, आ रही है, आ रही है। जी जी, एक मिनट थोड़ा सा हम जी। तो जैसा कि ज्यादातर एरिया में, कुछ एरिया में तो अभी भी जो जहाँ पे लेट धान की रोपाई होती है वहां पे अभी नर्सरी डाली जा रही है। कुछ जगह पे डल चुकी है और अब 2-4 दिन में धान की रोपाई भी शुरू हो रहा है। कुछ जगह लेट होता है, तो ये प्रक्रिया चलता रहता है। बस ध्यान यही देना है कि मैं थोड़ा सा नर्सरी की बात करूंगा। जो लोगों ने नर्सरी लगा लिया है वे खरपतवार उसमें न रहें, इसके लिए निराई गुड़ाई उसकी करा लें। अगर कहीं किसी प्रकार का उसमें प्रॉब्लम है, कोई कीड़े या बीमारी कुछ इस तरह का लग रहा है, तो उसके हिसाब से भी सब लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक में किस तरह से हम लोग दवाइयाँ डालते हैं, उसको डालते हुए उसको बचाते हुए फिर आगे बढ़ जाएं। फिर आप धान की रोपाई करेंगे। धान की रोपाई में बस मैं यही कहूंगा कि जहां जहां भी धान की रोपाई जिन खेतों में करनी है, अब जहां पे मूंग कट गया है या जो लोग वैसे धान की गेहूं की कटाई करने के बाद अपने खेतों की जुताई भी कर लिए हैं, उस समय समय पर जुताई भी कर लेते हैं। चूंकि गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में एक बार जुताई हो जाता है और फिर जब धूप लग जाता है उसमें, और फिर 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद एक बार फिर जुताई हो जाती है, तो जितने भी खरपतवार होते हैं वो सूख जाते हैं। तो ये जितने खरपतवार सूख जाते हैं, तो फिर धान की जब फसल आती है तो उसमें उसका प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है, खरपतवार का प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है। जैविक में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खरपतवार। तो आपको हर बार यही प्रयास करना है कि किस तरह से हम खरपतवार को नियंत्रण करें। अगर कोई आपका इस तरह का खेत है जिसमें आपके खरपतवार ज्यादा हैं, या उसमें आप हरी खाद के रूप में कोई फसल लगाए हैं, या जैसे आप लोग मूंग भी लगाए हैं उसके बाद भी उसकी कटाई कर लेते हैं, उसको भी आप जुताई करके उसी में जितना भी रॉ मटेरियल है उसका जो अवशेष है उसी में सड़ा दें। सड़ाने के लिए भी जैसा कि आप जानते हैं कि जब एक बार आप जुताई कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो कुछ ऐसे बायोडिकम्पोजर अपने आईसीआर से आया हुआ है जिसका आप स्प्रे कर दें। कैप्सूल टाइप आता है जो 4 कैप्सूल 1 एकड़ के लिए होता है, और उसका घोल कर 200 लीटर पानी में
जाता है तो उसके बाद स्प्रे कर दिया जाता है। किसी भी तरह से आप उसको स्प्रे के माध्यम से या जैसे भी आप चाहें खेतों में डाल दें, तो वो जो भी उसमें रॉ मटेरियल होता है वो करीब 15-20 दिन में सड़ के बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसा कि धान के पराली में भी इसका उपयोग होता है जब गेहूं के सीजन हम लोग करते हैं। तो इस तरह से करके किसी भी तरह से आपका प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे खेत में आने वाले समय में बिल्कुल उसमें खरपतवार न उगे। फिर आप धान की जब रोपाई करेंगे तो मैं मुख्य मुख्य बात बता रहा हूं कि क्या क्या आप सावधानी रखते हैं जिससे आपका पैदावार प्रभावित न हो। तो धान की रोपाई करते समय एक जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा होता है कि धान की रोपाई इन कीन प्रकरण किसी तरह से हो जाता है, लेबर लगाए किसी तरह से कर दिए। इसमें आपको पहले दिन जब धान की रोपाई हो रही हो तो जो भी खेत का मालिक है या स्वयं कर रहा हो या लेबर से करा रहा हो, एक बार का ध्यान जरूर देना चाहिए कि आपको लेबर के साथ पूरा समन्वय स्थापित करते हुए उनको पहले ही सूचना दे दें कि भले ही थोड़ा सा काम मेरा धीरा हो लेकिन आप बहुत आराम से इस धान की रोपाई करिएगा और दूरी को मेंटेन जरूर करिएगा। अगर उसमें नंबर ऑफ टीलर्स भले ही कम हो, जो आपकी नर्सरी की संख्या है वो भले ही कम हो, कभी कभी आप 3-4 लगाते हैं वो 2 ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दूरी है, जो भी आप दूरी मेंटेन करना चाहते हैं, 50 से 55 की दूरी जो है 1 स्क्वायर मीटर में माना जाता है कि आप अगर 50 भी कर लेते हैं अगर आपका खेत तो बहुत अच्छा होता है। वैसे जो खेत उसरीली टाइप होती है या जो थोड़ा सा लो जिसमें होता है उसमें तो और ज्यादा होता है, 60 से 65 हिल्स उसमें होते हैं जो उसकी रुपाई होती है। तो ये आपको ध्यान देने की योग्य है। अगर आप लेबर पर छोड़ देंगे और आप नापेंगे तो ये विश्वास मानिए कि आपका जो है करीब 25-30 में ही वो सिमट जाता है और किनारे किनारे तो रुपाई आपकी अच्छी हो जाती है, लेकिन बीच में चल करके वो रुपाई काफी लेबर दूरी दूरी पर कर देते हैं जिससे आपको समझ में भी नहीं आता है और जब पैदावार होता है उस समय वो प्रभावित करता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि किसी भी फसल में दूरी मेंटेन हो, लाइन से लाइन की दूरी या पौधे से पौधे की दूरी। अगर लाइन में नहीं भी हो पा रहा है, अगर वैसे लेबर करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आपका उस हिसाब से होना चाहिए कि वो मेंटेन हो जाए। जितना ही आपके पौधे की संख्या ठीक ठाक रहेगा उसी हिसाब से आपका पैदावार भी ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात है, जैसा कि मैं अभी देख रहा था कि बहुत लोग इस समय गोबर की खाद वगैरह अपने खेतों में डालते हैं, तो वो ज्यों ही आप खेत में ले जाते हैं फिर ट्रैक्टर टाली से उसे गिराते जाते हैं और पता चलता है कि खेत अभी जुताई नहीं हुआ है और बारिश भी नहीं हुआ है, तो खेत अभी कुछ दिन के बाद बारिश होगा तब हम जुताई करेंगे, लेकिन खाद जो है पहले बिखेर करके वैसे खेत में डाल देते हैं। नतीजा क्या होता है कि जो भी आपका खेत आप जो गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद आपने बनाया था वो ले जा करके आप खेतों में छिड़क दिए और इस समय का जो टेम्परेचर 40 से लेकर के 45 के बीच में है, इस टेम्परेचर पर आपके सारे उसमें जीवाणु भी मर गए और आपकी गोबर की खाद जो जिसमें न्यूट्रिएंट था वो भी खत्म हो गया और फिर आप सोच रहे हैं कि हमने डाल दिया, उसका जितना बढ़िया उपयोग होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो आपको करना यह है कि आप जब आप देखें कि हमारा खेत में नमी है और हमको जुताई करना है, तभी आप उस खेत में डालें और उसको छिड़क करके और तत्काल मिट्टी में मिला करके, और अगर सिंचाई उस समय करने की व्यवस्था हो तो अगर सिंचाई कर देते हैं तो और बढ़िया हो जाता है। ये काम करने के बाद आपने रोपाई कर लिया, फिर आप आगे अपना कार्रवाई करते रहेंगे समय समय पर। धान की फसल में जो सबसे मुख्य बात है वो ये आपको देखना है कि धान की टिलरिंग अच्छी हो तभी आपका पैदावार होगा, और टिलरिंग के लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है। जो केमिकल की खेती करते हैं वो इसीलिए उसमें बार बार जो है यूरिया देते हैं, तो आपको तो यूरिया देना नहीं है, तो उसके लिए जो भी आप जीवामृत
पहले आपने घन जीवामृत अगर बनाया है उसको आपने डाल दिया, लेकिन उसके बाद जो ज्यादातर समय में आपको जीवामृत बना करके अभी से आप तैयार किए रहिए। तैयार किए क्या रहिए, जीवामृत तो तैयार होता रहता है और फिर आप डालते रहते हैं। तो जीवामृत तैयार करिए और फिर उसको डालते रहिए। मेरा मानना है कि 15-15 दिन के बाद आप एक बार जीवामृत अगर डाल देते हैं तो इस तरह से अगर 4-5 बार आपने धान के खेत में डाल दिया तो निश्चित मानिए कि आपका पैदावार जो है बिल्कुल जितना आप केमिकल फर्टिलाइजर डालकर देखते हैं उतना होगा। धान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने जो लोग हरी खाद वगैरह का प्रयोग कर लिए हैं उनका तो और अच्छा हो जाएगा। तो बहुत उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। फिर आपका धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाएगा और जितने भी कीट पतंगे हैं या जो बीमारियां आती हैं उसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जैसा कि आजकल चर्चा चल रहा है कि हम लाख कोशिश करते हैं लेकिन कीट पतंगों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। और आजकल जो ये मैकेनिकल सिस्टम की जो बात होती है, मेरा अनुरोध रहेगा कि सब लोग इस पर आवें, निश्चित रूप से आवें और इस काम को आगे बढ़ाएं। जो लोग बढ़ा दिए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं बढ़ाए हैं वो भी इस पर आवें। आने के में सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी काम आप सिस्टम से करिए। आप सब लोग खेती करते हैं और आप जानते हैं कि खेती एक ऐसा चीज है कि आप बहुत अच्छा फर्टिलाइजर डाले, बहुत अच्छा आपने खाद दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन गर्मी के सीजन में आपने एक सिंचाई नहीं किया और वो ड्यूरेशन अगर 10-15 दिन का रह गया तो आपका पूरी फसल सूख जाती है और जीरो हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर आपने एक कार्यक्रम नहीं किया हल्का सा तो आपका सारा खत्म हो जाता है। उसी तरह से उसमें भी है। उसमें जो विनय जी बताते हैं और जो हमने भी महसूस किया है और आप लोग भी महसूस करेंगे कि अगर हम सिस्टम से काम करें, लाइट ट्रैप से लेकर के फेरोमोन ट्रैप से लेकर के स्टिकी ट्रैप से लेकर के, अगर तीनों ये ट्रैप की व्यवस्था कर लें तो सबका मानना है कि 80 से 90% कीड़ों का कंट्रोल हो जाता है। और अगर इसी से कीड़े कंट्रोल हो गए तो फिर आपको कोई दिक्कत है नहीं। फिर आप बीमारियों में आ जाइए। बीमारी में भी जो बीच में चर्चा चलता था कि जो ब्लास्ट वगैरह है या जो और बीमारियां हैं उनके लिए भी आप समय समय पर कंट्रोल करते रहिए। एक चीज का विशेष ध्यान रखिए कि कुछ बीमारियां, कुछ कीड़े ऐसे हैं जिनका कंट्रोल जो है ये फेरोमोन ट्रैप वगैरह से नहीं होता है। और वो यानी जितने भी कीड़े आपके समझिए कि जो जमीन के नीचे बैठे रहते हैं और उनका जो उपयोग जो है जैसे नीम फॉर एडल्ट जो स्टेज होता है कीड़ों का, एग लार्वा प्यूपा एडल्ट, तो जो एडल्ट के पहले वाला स्थान है और जो एडल्ट होते हैं तो वही ज्यादा उसको कंट्रोल कर नुकसान करते हैं। तो उसमें फेरोमोन ट्रैप क्योंकि वो नीचे रहते हैं तो वो उड़ते नहीं और ऊपर जाते नहीं, इसलिए उनका कंट्रोल नहीं होता। तो वो पैसे के लिए आपको जो है प्रयास यही करना है कि वो समय समय पर आप बराबर कुछ न कुछ स्प्रे करते रहें ताकि वो न हो। वो होता भी क्यों है कि जैसे कि जब आपका वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगा, जितना ही ज्यादा होगा उसी से वो ज्यादा उसमें पनपते भी हैं। और उसमें ये भी होता है कि जैसे आपने खासतौर से केमिकल के खेतों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब नाइट्रोजन ज्यादा आप दे देते हैं तो उस समय जितना ही आपका खेत हरा भरा होगा उस समय ज्यादा वो अटैक करते हैं। पानी बार बार देने से भी वो, जब नमी ज्यादा रहेगा तो भी वो अ, उसमें इस तरह के कीटे पतंगे ज्यादा आएंगे और वो ज्यादा प्रभावित होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि धान की खेती में कि अगर आपका खेत ऐसा कहीं जगह पर है जहां बार बार बराबर पानी लगता है तो उसको समय समय पर कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि पानी बीच में कुछ दिन सूखा हो जाए, फिर वो आपका सही हो जाता है। तो ये सब मेंटेन करते हुए आप अपने खेत को आगे बढ़ाते हुए आप फिर बढ़ते जाएं। बहुत सोच सीधी बात है कि अगर आप
कीट नियंत्रण और बीमारियों के लिए। अब केमिकल में जाएंगे तो हर एक बीमारी के लिए, हर एक कीड़ों के लिए अलग अलग टेक्निकल के कीट नियंत्रक है, अलग अलग बीमारियों के लिए फंजीसाइड है। लेकिन अपने इसमें केवल आपको ये जो अपनी व्यवस्था है उसको लगाते हुए, और फिर आप समय समय पर अगर वही फंजीसाइड में, तो मेरा मानना है कि जैविक में केवल जो है, जो खट्टी छाछ होती है वही सबसे ज्यादा प्रभावी है फंगस के लिए। तो जितना बार आप जीवामृत डालते हैं तो उसमें समय समय पर खट्टी छाछ मिलाते हुए जीवामृत का स्प्रे भी करते जाएं। अगर आप पूरे क्रॉप में 3-4 स्प्रे आपने खट्टी छाछ का भी कर दिया तो आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से करते हुए आप खेत को आगे बढ़ा लें अपने, फिर समय से उसकी कटाई करें। कटाई का आपका समय आपको जानकारी है कि अगर आप के खेत में ये मानकर चलें कि 80 से 85% अगर दाने पक गए हैं तो ये मानकर चलिए कि आपका फसल पक गया है, और उस समय आप कटाई करके उसको सुखाते हुए और फिर उसका दाने का भंडारण करें और फिर अपने हिसाब से आगे बढ़ें। जो भी उसमें रॉ मटेरियल है, जो भी फसल अवशेष है, उसको उसी समय कोशिश करें कि मिट्टी में दबा दें। फिर दबाने के बाद फिर अब उसको आगे अपनी फसल के लिए तैयारी करें। तो एक बिना किसी तकनीकी बात को बताते हुए एक मैं नॉर्मल बात बताया हर कीड़ों के बारे में। एक दिन मैं चाहूंगा कि आदरणीय मुनीलाल जी की मैं थोड़ा सा कीट नियंत्रण पर और बीमारियों पर, जैसा कि बात भले हो रही है लेकिन कौन कौन से कीड़े मुख्य रूप से लगते हैं और कौन कौन सी बीमारी लगती है, उसके क्या लक्षण हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। जानकारी रहना चाहिए भले ही, इसलिए कि जो भी हमारे साथी हैं, निश्चित रूप से इसमें बहुत ऐसे साथी हैं जो अभी जैविक खेती कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण से भी नहीं कर रहे हैं, वो केमिकल में भी जाते हैं। तो मेरा मानना है कि उनको हर चीज की जानकारी रहना चाहिए, ताकि अगर कोई केमिकल वाला भी पूछे तो वो बता सकें कि हाँ ये खेत में गए तो ये हाँ ये बीमारी है, इसका ये नाम होता है, इसका ये लक्षण होता है, और इसका तो तकनीकी रूप से उसका एक दिन और चर्चा हो जाए। बस इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राय साहब। निश्चित है इस पर चर्चा होगी। और मेरा मानना है कि चाहे सरकार हो चाहे व्यक्ति हो, जब हम प्राकृतिक जैविक खेती की बात करते हैं तो हम सबसे पहले खाद की बात करते हैं, जमीन में डालने की बात करते हैं कि हमारा खाद बीज यूरिया की जगह हम डीएपी की जगह हम वर्मी कंपोस्ट, घन जीवामृत तमाम चीजें ये डालें, और इसको ही हम जैविक खेती की प्रथम कदम मानते हैं। इससे हमारी फसल होती है, लेकिन हमारा मानना है कि जो जमीन में हम खाद डाल रहे हैं इसके अलावा फसल के फल के ऊपर, फसल के पत्ते के ऊपर, फसल के तने के ऊपर जो कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है वो हमारे मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक है, हमारा ये मानना है। तो हम क्यों ना इधर से बात शुरू करें कि हमारे जो हम कीटनाशक जहर जो है हम फसल के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं उसको उससे हम शुरुआत करें। सदन में ऐसा हमारा प्रस्ताव है, तो सुझाव है, इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, और हमारे किसान भाइयों के और हमारे आदरणीय वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन मिलेंगे इस पर। और मैं आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। ओम। अभी शायद पवन सर जी के पास आवाज नहीं पहुंच रही है, तो मैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को सादर आमंत्रित करता हूं, सम्मान के साथ वो आए और मार्गदर्शन करने का कष्ट करें। उनका मार्गदर्शन ही बहुत दिन से नहीं प्राप्त हुआ है। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी।
मेरी आवाज रावत जी तक नहीं पहुंच रही है? पहाड़ों पे होंगे वो। अच्छा अच्छा। हाँ सही बात है, क्योंकि तो और कौन, आदरणीय रोमीराम जायसवाल जी, हमारे किसान भाई भी इस पर चर्चा कर सकते हैं। आ, और रमेश चंद्र मेहरा जी खेत में है कि नहीं? जी साहब, सादर प्रणाम आप सबको। मैं सुन रहा था, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने बताया। हम लोग आजकल जो कार्य कर रहे हैं, रुपाई का कार्य कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ आप लोगों से सीखने को मिलता है। मैं तो सीखना ही चाहता हूँ, बोल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे अनुभव आप लोगों के अनुभव के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए मुझे सीखने का जो अवसर मिला, इसके लिए मैं नमन करता हूँ आप सबको। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय रोमीराम जी, आप वरिष्ठ हैं और आपका अनुभव हम सबको मिलता है। जी आदरणीय शरद वर्मा जी। ठीक ठीक। मैं सब कुछ नहीं, मैं जबलपुर में कृषि विषय पर आपकी आवाज कट रही। जियो आवाज नहीं आ मेरा। आवाज कट रही है हल्की हल्की आपकी, नेटवर्क जी में आ जी, जाए। तो बिजली कट रहा, बाद में जानकारी दूंगा जी। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आप अगर नेटवर्क में हो तो आप सदन को मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। जी आदरणीय, मार्गदर्शन तो नहीं, हाँ वार्ता जरूर आ, मैं रखता हूँ, क्योंकि इसमें वरिष्ठ हमारे किसान हैं, किसान वैज्ञानिक हैं, और वो जानते हैं विविधताएं कि किस तरह से हम अपने खेतों को बचाने के लिए, फसल सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। और निश्चित ही जैसे कि आपने प्रस्ताव रखा है, जब हम अपने पौधों को बड़े कर लेते हैं, फसल को बड़ा कर लेते हैं, और उसमें फसल सुरक्षा के लिए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो जो परिणाम आते हैं वो जहरीले ही आते हैं। हाँ, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आदरणीय रोमीराम जी ने कहा कि वो उनका अनुभव बहुत छोटा है। उनका अनुभव बहुत बड़ा है। और आदरणीय रोमीराम जी, अ, वो फसलों पर जहरों का प्रभाव से भी आगे उन्होंने जो हवाओं में जहर का प्रभाव है उस पर भी कार्य किया है। और आपने तो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी खदेड़ा है, जो जहरीली कंपनियां हैं। तो आपका अनुभव बहुत बड़ा है। हाँ, मैं वापस आता हूँ कि अभी अभी मैंने देखा कि जो ये जहर है, ये फसल सुरक्षा के लिए पहाड़ के किसान, हिमालय की घाट, जो तलहटी के किसान भी इसके यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, और इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और अगर हम दाल कहें या सब्जी कहें या फिर दूसरे उत्पाद कहें, सब में ये बढ़ रहा है। लेकिन बात आप आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने सही कही है कि हम अगर वार्ता करें तो इस जहर से शुरुआत करें कि कैसे इसे बचाया जाए। लेकिन पिछली बार मैं कुछ लोगों, कुछ किसानों के मध्य खड़ा था, उनके बीच समझने सीखने की बात आई। तो वहां भी बात यही आई कि जब तक हम इस मिट्टी को और मिट्टी के घर को अच्छा न बनाएं, तब तक हम फसल को आगे बहुत अच्छे ढंग से लेने की जो जद्दोजहद है उसमें पीछे ही रहेंगे। क्योंकि हमारी जो सॉइल इकोलॉजी है,
मिट्टी की पारिस्थितिकी है वो अच्छी होनी ही चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि अब स्थिति इस तरह से बढ़ चुकी है कि जो इसके परिणाम हैं, जो इसके फल हैं, वो कड़वे हो चुके हैं, वो जहरीले हो चुके हैं। तो इस जहर के प्रभाव को सबसे पहले रोकने की आवश्यकता है। और उसको रोकने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ गया है। कीट पतंगों का प्रकोप रुके, इसके लिए हमने जहर का प्रयोग किया है। इस जहर को रोकने के लिए हम मैकेनिक जो है, हमारी जो यांत्रिक विधियों से हम रोकने की कोशिश करेंगे। यही हमारे पास उपलब्ध विकल्प सामने है। और यांत्रिक विकल्पों के माध्यम से अगर हम जहर को रोकेंगे तो हमारी फसल तो सुरक्षित होगी ही होगी। लेकिन उसके साथ साथ हमें नहीं भूलना है कि हम मिट्टी के स्वास्थ्य में जो कमी आ रही है उसको भी हम रोकें, वो मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा बनाएं। ये मैंने आप सभी से सुना है, समझा है। और लास्ट में यानी 2-3 दिन पूर्व जिन किसानों के मध्य में बैठा, उनको मैंने योगाहार के इसी संदेश को भी दिया है, योगाहार का ये संदेश आगे भी बढ़ाया है। तो कुल मिलाकर के हमने यांत्रिक विधियों से अपनी फसल को बचाना है, अपने स्वास्थ्य को बचाना है, लेकिन नहीं भूलना है कि इसका मूल मिट्टी में छुपा हुआ है। अगर हमारा घर स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। जी धन्यवाद, प्रणाम। ओ जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, महत्वपूर्ण आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जो आज विषय मेरे मन में आया है, वो विषय हमने आज सदन में रखा है कि हम मिट्टी से पौधे को जब हम पैदा करते हैं, उसमें हम डीएपी यूरिया की जगह हम जैविक खेती खाद डालने की बात करते हैं। और वहाँ से लेकिन हम उतनी मात्रा में हम जैविक खाद, गोबर खाद नहीं डाल पाते हैं। और शुरुआत ही हमारी फसल की उपलब्धता, पौधे की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, और किसान पहले ही कदम से जो है नर्वस हो जाता है, और फिर वो पुनः अपनी रासायनिक खेती पे आ जाता है। अगर हमारा पौधा की ग्रोथ अच्छी हो, उसका फल ठीक लगे, और ऊपर से जो हम जो जहर डाल रहे हैं उसको हम जो है टोटल बंद कर दें, इधर हम अपना जैविक खाद की मात्रा बढ़ाते जाएं और उसकी मात्रा कम करते जाएं, तो ये हमारा बैलेंस किसान का शायद बन सकता है, और हम सब किसान जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं बिना किसी नुकसान के। मेरा मन का ये बात व्यक्तिगत बात थी, इसलिए मैंने सदन में रखी। मैं हमारे आदरणीय पवन सर जी शायद सदन में उपस्थित हैं और मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही हो, तो मैं चाहूँगा कि आज की योगाहार कार्यक्रम में उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो, ऐसा निवेदन करता हूँ। टेबलिंग पे हैं, यात्रा पे हैं आदरणीय पवन सर जी। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आप तक भी आवाज़ नहीं पहुंच रही, आप नेटवर्क में नहीं हैं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं, अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुन्नीलाल जी, बहुत अच्छे चर्चा चल रही। और खरीफ सीजन के हिसाब से क्या करना चाहिए क्या नहीं है, ये जो भुवनेश्वर जी ने मार्गदर्शन किया बहुत लाभदायी है। और आमतौर पर जो देखा जाता है, ये आपने कही वो जो बात है कि भाई शुरू में ही जो उपज होती है, मतलब लगाने के बाद में तो पौधे ही धीरे धीरे आ जाते हैं और बड़े वीक दिखते हैं। तो उसके लिए जमीन अच्छी बनाने के जो तरीके हैं, उन तरीकों को यदि ध्यान में लिया जाए तो निश्चित रूप से जो उपज है अच्छी आती है। अभी 2-4 दिन के पहले ही पवन जी ने एक किताब भी, आईसीआर की किताब है, वो आईसीआर के किताब में 2-3 साल का सर्वे दिया है 2-4 राज्यों का, जिसमें महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है। और उसमें आईसीआर के वैज्ञानिकों ने ऐसे ही किसानों से संपर्क किया है कि जो 5 साल से ज्यादा जैविक खेती कर रहे हैं, और उनकी सबकी कंफर्मेशन हो गया है, देखा गया है कि वो उनकी जो उपज है
वो उपज बहुत अच्छी आ रही है। महाराष्ट्र में हमारे व्यक्तिगत संबंध भी जो है, जो 4-5 साल में जुड़े हैं कई लोगों के साथ में, तो उनका कहना यही है कि भाई पहले साल में तो इफेक्ट होता है, लेकिन दूसरे साल के बाद में यदि हम बराबर ढंग से करें तो कोई उपज में कमी आती नहीं है। अब दिक्कत क्या हो रही है कि हमने किसी नए किसान को बोल दिया कि भाई आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, और वो पहले साल में तो उसको कमी होगी। वो पहले ही साल के आधार पे निष्कर्ष निकाल लेता है कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करो तो उपज कम होती है, तो दूसरे वर्ष से वो ऑर्गेनिक की तरफ मुड़ता ही नहीं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो किसानों को ये समझाने की जरूरत है कि भाई आपको 3 साल तक कम से कम करना है, भले ही एक ही एकड़ में करो, और उसी के आधार पे आप निष्कर्ष निकालो, तब कुछ ठीक है। लेकिन आप एक ही साल के आधार पे यदि निष्कर्ष निकालते हो तो वो गलत बात हो रही है। ये यदि हम सब समझाने में कामयाब हुए तो मुझे लगता कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो गलत फहमियां हो रही है उसको दूर कराने में हम अपना योगदान दे सकेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया। जैसा आपने कहा है कि खरीफ की फसल के लिए हमें तैयारी करना है मिट्टी की, और कैसे तैयारी करें यह बहुत जरूरी कदम है। इस कदम पर भी हम आगे बढ़े। और आवाज नहीं आ रही मुन्नीलाल जी आपकी, मेरी बात खत्म कर दिया मैंने। नहीं, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही। जी जी जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो सुझाव दिया, महत्वपूर्ण सुझाव है कि हमें पहले मिट्टी का जो उपयोगिता बढ़ाना है। पहले ही साल हम उसका पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद नहीं डाल पाते हैं किसान, पहले ही साल से जो है फिर वो अपने पुनः उसी ओर चला जाता है कि उपज कम होती है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। और हमने देखा है कई किसान हमारे अनुभवी किसान हैं, लेकिन वो आज राजेश जी नहीं जुड़ पाए हैं। एक मान सिंह गुर्जर हैं जिनकी फसल रासायनिक फसल से ज़्यादा उत्पाद अब वो प्राकृतिक खेती से कर रहे हैं। उन्होंने क्या क्या अनुभव किए, उनकी क्या परेशानियां आई हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, इस पर भी हमें विचार करना है। जो हम गर्मियों में गोबर का खाद डाल देते हैं, तपती धूप में डाल देते हैं, और उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं होता है, और हमारे किसान कहते हैं हमने का खाद डाल दिया। इस पर भी सदन में हमें मार्गदर्शन मिला कि हमको नमी जब हमारे खेत में आ जाए, हमारा खेत गीला हो जाए, तब हमें वह खाद डालना है। सूखे धूप में वह खाद हमें नहीं डालना है। ऐसा हमारे किसान भाई अभी इसकी सावधानी बरते कि हमारा पहला पानी बरसता है या हमारा खाद नमी में खेत नमी में आ जाता है तो हम वो खाद डालें अपनी। और हमारे आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो आप भी अपना अनुभव शेयर करें, आपका क्या सुझाव है? आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आप भी लगातार लंबे समय से जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, आपको अच्छा अनुभव भी है, आप भी अपना अनुभव शेयर करें। रूप सिंह राजपूत जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी ओम। जी, ओम ओम भैया। जी सभी को प्रणाम मेरा। और अभी मैं वर्तमान में हमारी खेती में मूंग की कटाई हुई है, जिसको हमने थ्रेसिंग कराकर निकाली है। अभी वर्तमान में ग्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, और इसको अभी हम देख रहे हैं कि जो मूंग की जो दाल खाने का जो था, तो इस समय कोई किसान कह रहे भैया, बोले कि अब ये तो हम खा नहीं सकते, मतलब इतनी हमने जहरीली और इसको करा है पैदा। बड़ा एक चिंता का विषय है को लेकर कि हम जो हमारी खेती से जो उत्पन्न हो रहा है और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी के हम पक्ष में जैविक खेती की हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और जो लोगों को जागरूक करते हैं। और जो आज खेती की स्थिति हमारी जो जहरीली रसायन से जो बिगड़ रही है, जैसे अभी एक बड़ी घटना हुई है हमारे नर्मदापुरम जिले में, बांद्रा बांध के पास में घानाबड़ गांव है। वहां पे किसानों ने मूंग की फसल में कोई जहरीली दवाई सुखाने वाली जो डाली थी, उसके कारण 7 गाय एक साथ मरी है उसके जहर के कारण। पशु विभाग की टीम आई
उनने उन गाय का कुछ सैंपल लिया है, पोस्टमार्टम किया, तो उसमें ये पाया गया कि जो मूंग की फसल में छिड़काव किया गया जहरीली दवा, उसके कारण ये गाय की मृत्यु हुई है। तो ऐसी बड़ी घटना है जो होती है, बड़ा दिल बड़ा दुखित होता है ये सब देखकर कि ये ऐसी स्थिति बनती है हमारी। तो हम इस पे विशेष चिंतन करते हुए और ये सब चीजें देखें हम कि जब हम गाय से वंचित ही हो जाएंगे तो फिर हमारा खेती और हमारा पर्यावरण और ये सब सिस्टम कैसे चल पाएगा, हम मानव जीवन कैसे हम सुरक्षित जी पाएंगे बिना उसके। तो ये बड़ा चिंता का विषय है जी। ओम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी। आपने जो नर्मदापुरम की घटना की बात कही है, ये कि हमें झकझोर देने वाली है। इसके पहले कृष्ण कुमार जी आप म्यूट कर लें प्लीज। तो ये हमने इसके पहले एक निरखी ग्राम, जहाँ हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी का गांव है, अब हम वहाँ की हमने घटना सुनाई थी आप सबको कि वहाँ की जो खेत का पानी बह करके नदी के पानी में गया था, वहाँ की मछली खत्म हो गई थी। ये जहर का प्रकोप था। आज देखिए हमारी 7 गायें खत्म हो। गाय का शरीर कितना बड़ा होता है, गाय में कितनी इम्यूनिटी होती है कि वो कितना सबको झेलने के बाद, सबको सहन करने के बाद, जहर झेलने के बाद भी वो खत्म हो गई। तो मानव की स्थिति क्या होगी वो मूंग खाने से। तो इसलिए अब हमारा जीवन व्यवस्था तो इसीलिए तो बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं बहुत ज्यादा। ये जी, इसीलिए अस्पताल उन बन रहे हैं बहुत ज्यादा। अब इसके लिए हमें सावधानी क्या करना है, इस पे कदम भी क्या उठाना चाहिए हमारे इसमें युवा का। लोगों में जागरूकता भी नहीं है अरे साहब, उनको आप समझाते समझते नहीं। लोगों में जागरूकता की भी कमी है। अशोक जी, अशोक जी जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप अपना सुझाव दें। इसमें थोड़ी लोगों की जागरूकता की भी कमी है। आप अपनी बात रखें। जी जी जी, बोल रहा हूँ, आवाज तो आती होगी। लोगों में जागरूकता की भी कमी है। लोग अच्छा भोजन और वगैरह ये जैविक के प्रति भी रुझान कम है हमारे इधर। मतलब ये पूरे नर्मदापुरम क्षेत्र में, ये जो पंजाब है, पंजाब से भी ज्यादा यहाँ पेस्टिसाइड का यूज होता है और इतना भयंकर होता है। और ये मूंग की जो फसल पैदा हो रही है, ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैदा करने वाला जो जिला है, ये नर्मदापुरम जिला है अभी। और अभी जो स्थिति है, जो अभी फिलहाल की स्थिति है, जो इसमें पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी सबका जो यूज है, सबसे ज्यादा इसका जो अगर कैलकुलेशन आप निकालोगे उसमें आंकड़ों के हिसाब से, तो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूज होता है यहाँ। तो ये पूरा जो क्षेत्र पूरा जहरीला हो गया। लोगों को समझाते हैं आप, ये पतंजलि के माध्यम से ये कुछ लोग जो 10-20 लोग लगे हुए हैं इस क्षेत्र में, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता की फिर भी कमी है। और जो शासन प्रशासन भी जो कर रहा है, ये वो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देता है जो जो इस क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, उनको उनको प्रोत्साहन देता है। और जो ये 10-20 लोग अच्छे लगे हुए हैं, उनको प्रोत्साहन की कमी है। लेकिन धीरे धीरे अब जागरूकता आएगी। अपन खुद सुधरो जग सुधरेगा, इस हिसाब से अगर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। और कोई भी बीमारी पैदा होती है, कोई भी किसी के प्रति ये जहरीली चीजें खाने के प्रति जो बीमारी पैदा होगी, तो उसको भोगना तो उसको खुद को ही पड़ेगा। तो अब ये समय सिखा देगा इंसान को। तो मेरा तो सभी से ही निवेदन है, जैसे रूप सिंह भाई भी लगे हुए हैं, आज 10-15 साल से लगे हुए हैं, एक छोटे किसान हैं लेकिन एक शिद्दत से लगे हुए हैं। शरद वर्मा जी है, और भी हमारे यहाँ के 10-15 किसान हैं, रामकृष्ण जी रघुवंशी है। और ये काफी जो कुछ लगे हुए हैं, जागरूकता फैला रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन उतनी जागरूकता लोगों में आ नहीं पा रही है। लेकिन आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। अपना कर्म करते रहो, उसमें ये पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान है। और आपके माध्यम से, आप जो ये, इससे तो मैं रोज जुड़ा ही हुआ हूँ, जब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। एक ऐसी जन जागृति इससे धीरे धीरे फैल रही है। लिंक भी देते हैं हम लोगों को कि भाई इससे जुड़ो, ये करो। लेकिन अब उनको क्या हाथ पकड़ के जुड़वाएं क्या आप, है कि नहीं?
अब धीरे धीरे जागरूकता आएगी लोगों में। और मैं जो ये पतंजलि ये जो कार्य कर रहा है इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, और बहुत ही पुण्य का कार्य है ये। समझो कि इससे अच्छा कोई कार्य हो ही नहीं सकता कि लोगों को फ्री में ही सलाह दे रही, लेकिन लोग नहीं मानते हैं और महंगी महंगी दवाइयां ये इसका यूज करते हैं। मैं तो सभी से ये निवेदन है कि अब जैसे मूंग है जैविक, अब उनकी मूंग है, अब वो मेहनत की मूंग है, लेकिन लोग कहते हैं कि भैया ये तो महंगी है। अरे तो महंगी है तो वो जहर से तो अच्छी चीज है ये। आप जहरीली चीज खा रहे हो, उसको साफ करके ग्रेडिंग करके आपको दे देते हैं, लेकिन उसके अंदर कितना जहर भरा हुआ उसके बारे में आपको कोई कल्पना ही नहीं है कि ये मूंग में जहर कितना डाला हुआ। सबसे पहले तो उसको मेन को जब कार्बन डाइऑक्साइड से उसको करके बीज ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर उसके बाद में उसमें नींदानाशक दवाई डाली जाती है, फिर थोड़ी सी बड़ी होती है और कोरोजन चालू हो जाती है, फिर उसमें दे कोरोजन, जब तक कोरोजन ये दवाई ऐसी जहरीली चलती रहती है। फिर इसके बाद में उसमें ये पेरा डाइक्लोमेट डाल के वो सफाया, जिसको सफाया बोलते हैं, जिसमें कैंसर पैदा होता है, वो डालते हैं। फिर वो तो उसको लाते हैं और फिर उसमें सल्फास रख देते हैं। अब वो मूंग लोग खा रहे हैं तो सोचो कि वो उसमें जहर नहीं है, उसमें तो आदमी वैसे ही मर जाए, क्योंकि हम तो उसको प्रत्यक्ष देखते हैं। हमने भी लगाई है 10-12 एकड़ में पूर्ण जैविक ऑर्गेनिक रूप से, और मूंग भी 3-4 कुंटल पैदा हुई है प्रति एकड़। बहुत अच्छी है जैविक में, और अब तो खेत धीरे 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 जैविक में पैदा भी देने लग गया है। तो पतंजलि से आप सब लोगों से जो मैं सुनता रहता हूँ, सब जो मार्गदर्शन मिलता है उसका हम खेत में प्रयोग करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। कार्यकार में तो बात कही, मैं कल चर्चा करेंगे हम, और आगे हम इस पर जरूर अब हम विशेष चिंतन करेंगे कि हमें क्या कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब एक स्पष्ट हो गया है कि हम जहर पैदा कर रहे हैं, हम मूंग को जहरीली बना रहे हैं और अब वो समाज में दे रहे हैं। जी इस पर सर, एक हमें क्वेश्चन था मेरा। जी जी, स्वागत है रूप सिंह जी। सर अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री की अभी घोषणा हुई है कि जो यूरिया डीएपी उठाने वाले जो किसान हैं उनका जो कर्ज माफ हो रहा है, ब्याज माफ हो रहा है उनका, और जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान उनके लिए कहीं कुछ नहीं है। तो ये इस मंच से आवाज उठाई जाए कि जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनको भी तो कुछ थोड़ा सा सहयोग या कुछ सपोर्ट करे, मतलब सरकार, तो प्रोत्साहन बढ़े उन किसानों का या उनको कुछ मदद मिले। जी, महत्वपूर्ण बात है रूप सिंह जी। ये हो गई है, जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन है, जी जिन किसानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उन किसानों को ये सुविधा तो अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। जब अभी गौ गौ नीति बनाई थी ना, उस दिन शिवराज जी ने घोषणा की थी, ये सुझाव भी हम लोगों ने दिया था। तो मेरा मेरा निवेदन है कि इस बात को कहा जाए और सबका जैविक प्रमाणीकरण करा लिया जाए। ये दिव्य योग में जैविक प्रमाणीकरण की कार्यक्रम चल रहा है। मैंने लगातार सबसे कहता भी हूँ कि कम से कम आप अपना तो जैविक प्रमाणीकरण करा लें, पीजीएस सर्टिफिकेट ले